नमस्कार। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल बेलवाल और आज हमारे चैनल पर उपस्थित हैं डॉक्टर हेमंत कुमार जोशी जी, जो एक शैक्षिक विचारक हैं और शिक्षा के विषय में समय समय पर अपने विचार रखते रहते हैं। जोशी जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर बेरवाल जी। जो उत्तराखंड है हमारा, यहाँ इसे देवभूमि कहा जाता है। जो उत्तराखंड की जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। उसमें पहला प्रश्न मेरा यह है, उत्तराखंड की सरकारी शिक्षा व्यवस्था के विषय में आपके क्या विचार हैं, क्या राय है आपकी? और जो विशेषतर हमारे पर्वतीय क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था है उसकी स्थिति के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं? इसमें क्या परिवर्तन की आवश्यकता है और इस समय कैसी ये शिक्षा व्यवस्था है? जोशी जी। धन्यवाद डॉक्टर बेरवाल जी। जैसे कि आपने बहुत समसामयिक विषय को इस देवभूमि समाचार प्लस के माध्यम से मुझे बोलने का यहाँ पे अवसर दिया है। वस्तुतः एक शिक्षा जो एक मुद्दा है, विषय है, ये हमारी कहीं न कहीं हमारे जीवन से और हमारी भावी पीढ़ी संतति से जुड़ा हुआ है और राष्ट्र के निर्माण से जुड़ा हुआ है। जी जी बिल्कुल। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यद्यपि जो भी सरकारें आई उन्होंने अपने अपने स्तर से शैक्षिक समृद्धि के लिए उत्तराखंड में प्रयास किए, लेकिन जो नीतियां पॉलिसीज वातानुकूलित कमरों में बनी वो जब हमारी ग्राम स्तर तक आई तो ग्राम स्तर तक आने में कहीं न कहीं वो धूमिल होगी, मलिन होगी, विकृत होगी। उनका अर्थात हम कह सकते हैं क्रियान्वयन उतनी अच्छी तरह नहीं हो पाता है, नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए कहीं न कहीं हमारे पर्वतीय ग्रामीण अंचलों की जो शैक्षिक स्थिति है, शिक्षा की स्थिति है, विशेष रूप से सरकारी शिक्षा स्थिति, वह अनुकूल नहीं है। कहीं भौतिक संसाधनों का अभाव है, तो कहीं शिक्षकों का अभाव है और जो विद्यालय के मुखिया होते हैं, मुखियाओं का अभाव है। हमारे जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, हमारे जो समुदाय है, अभिभावक हैं, छात्र हैं और मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि कहीं न कहीं शिक्षक भी उसमें सम्मिलित है। तो कुछ न कुछ थोड़ा बहुत उदासीनता के कारण हमारे जो पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों की शैक्षिक स्थिति है वो सफल रूप से संचालित नहीं हो पा रही है। तो एक जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए हमारे छात्रों को, वो नहीं मिल पा रही है। वर्तमान में हमारा जो विश्व है वो वैश्वीकृत हो चुका है, ग्लोबल हो चुका है। तो वर्तमान में हमको एक वैश्विक शिक्षा की आवश्यकता है। यद्यपि शिक्षा का निर्माण व्यक्तित्व निर्माण के लिए होता है, जैसे कहा भी गया है उपनिषद में, विद्या विंदते मृतम सा विद्या या विमुक्ते। यद्यपि विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए होती है, विद्या मुक्ति के लिए होती है, अर्थात क्या सत्य है क्या असत है, तो इसका हमें ज्ञान कराती है शिक्षा। लेकिन वर्तमान में हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है नित्य नवाचारों और नए प्रयोगों के कारण कहीं न कहीं इतने ज़्यादा प्रयोग हो जा रहे हैं, वो हमारे धरातल में उतर नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा है। तो हमें सभी लोगों को मिल कर के, चाहे देवभूमि समाचार ने बहुत अच्छी पहल की है आज शैक्षिक समाचारों को यहाँ पे रखने के लिए, और साथ में अपने चैनल के माध्यम से नित्य नए नए शैक्षिक विचारकों को और जनप्रतिनिधियों को अपने चैनल के माध्यम से रूबरू कराता है और शिक्षा की व्यवस्थाओं के बारे में बताता है। और उसी प्रकार से शिक्षक हैं, हमारे छात्र हैं, अभिभावक हैं, सभी को, जनप्रतिनिधियों को, पंचायत जनप्रतिनिधियों को, सभी को आगे आकर करके कहीं कहीं शैक्षिक समदृष्टि कर करके हमें शिक्षा व्यवस्था को सुधारना होगा और तभी हम उत्तराखंड में ग्रामीण अंचलों के पर्वतीय क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि एक औसतन यदि कहा जाए तो हमारी शिक्षा व्यवस्था उतनी सुदृढ़ नहीं हो पा रही है जितनी होनी चाहिए। यद्यपि भौतिक संसाधन के बारे में भी हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि उन्हीं टाट पट्टियों में बैठ कर करके इन्हीं विद्यालयों से पढ़ करके आईएएस भी बने, प्रोफेसर्स भी बने, वकील बने, जजेस बने, प्रोफेसर्स बने, शिक्षक बने, चिकित्सक बने, इंजीनियर बने, सब बने। लेकिन आज कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई है, एक हम लोगों ने अपने स्टेटस सिंबल भी बना दिया है उस चीज़ को, तो उसके आधार पर भी कहीं न कहीं एक हीन भावना ग्रसित के कारण भी हमारी शैक्षिक उन्नति नहीं हो पा रही है पहाड़ों में, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी हमारी जो शैक्षिक प्रगति है, स्थिति है, वो औसतन है। जी, आपने बहुत अच्छे विचार रखे सर। ये तो बात शिक्षा व्यवस्था की चल रही है,
तो मेरा इसमें दूसरा प्रश्न यह है कि राजकीय जो हमारे विद्यालय हैं, जितने भी हाई स्कूल या इंटर कॉलेज हों, उनमें प्रधानाध्यापक हों चाहे प्रधानाचार्य के पद हों, वो भारी संख्या में रिक्त हैं। क्या बिना प्रधानाचार्य के, बिना मुखिया के, बिना प्रधानाध्यापक के क्या विद्यालय संचालन एक अच्छी तरह से हो सकता है? आपका इस बारे में क्या विचार है सर? धन्यवाद डॉक्टर बेलवाल जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया हुआ है। यदि उत्तराखंड की बात करें, जैसे कि आपने राजकीय महाविद्यालयों में, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, इंटर कॉलेजेस में प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के विषय में यहाँ पर सवाल किया है। जब तक किसी संस्था का मुखिया नहीं होगा, यह तो स्वाभाविक है कि उस संस्था का संचालन एक अच्छी स्थिति में नहीं हो सकता है जी। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो घड़ी के लिए मुख्य स्प्रिंग होती है, और जो एक मशीन के लिए पहिया काम करता है, और जो एक जहाज के लिए इंजन काम करता है, उसी प्रकार से एक विद्यालय के लिए प्रधानाचार्य कार्य करता है। जी। तो अब यद्यपि वर्तमान में प्रभारी के रूप में कई विद्यालयों में बहुत अच्छा प्रधानाचार्य कुशल निर्वहन भी कर रहे हैं। जी जी जी। लेकिन बात यह है कि उस प्रभारी प्रधानाचार्य के पास विषय अध्यापक भी होता है। जी, उसे पढ़ाना भी पड़ता है, उसको पढ़ाना पड़ता है, जी। उसको अपने प्रयोगात्मक सैद्धांतिक सभी परीक्षाएं करवानी पड़ती हैं, जी जी। उसको अपनी डायरी जो दैनंदिनी होती है वो मेंटेन करनी होती है, और प्रशासन भी देखना होता है, जी। और समय उसके पास उतना ही है जी। और विद्यालय की पूरी शिक्षण व्यवस्था देखनी है, भौतिक संसाधन के बारे में देखना है, और यहाँ तक कि इवन कई विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं होता है, कहीं बाबू क्लर्क नहीं होता है, कहीं पूरा स्टाफ नहीं होता है, तो वादन व्यवस्था भी उसको स्वयं देखनी पड़ती है, और विद्यालय का प्रशासन भी उसको करना पड़ता है। तो ये कई दिक्कतों के कारण क्या होता है कि कहीं न कहीं शैक्षिक बाधाएं भी हमारे सामने आती हैं। जैसे आपने पूछा कि भाई प्रशासक है, प्रधानाचार्य एक प्रशासक है विद्यालय का, अब उसके अंदर कोई कुछ क्वालिटीज भी होनी चाहिए। जैसे प्रभारी प्रधानाचार्य हैं, वो तो एक शिक्षक हैं। अब लगभग उत्तराखंड की बात कर रहे थे आप, तो उत्तराखंड में लगभग वर्तमान में 1000 से ऊपर इंटर कॉलेजेज और हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्य के पद रिक्त है। इतनी भारी मात्रा में? हाँ, इतनी भारी मात्रा में। अभी मैंने कुछ ही समय पहले सूचना के तहत मुझे जानकारी मिली थी। तो इन विद्यालयों का संचालन कैसे होता होगा? तो यही दिक्कत है, यही सब चीज। जैसे आपने पहले प्रश्न पूछा शैक्षिक गुणवत्ता के बारे में, तो कहीं की शैक्षिक गुणवत्ता उससे भी तो प्रभावित हो रही है जब हमारे स्थायी प्रधानाचार्य नहीं है। अब स्थायी प्रधानाचार्य के लिए भाई नियम क्या है, व्यवस्थाएं क्या है। जब पुरानी पद्धति से प्रधानाचार्य की नियुक्ति होती है तो जो नियमावली है, जो नीतियां हैं, वो आड़े आ जाती हैं, क्योंकि जैसे कि आपको जानकारी होगी कि हमारे उत्तराखंड में जो हाई स्कूल है वो बहुत कम है और इंटर कॉलेजेस ज्यादा है। तो अब प्रधानाचार्य में प्रोन्नति के लिए प्रधानाध्यापक को कम से कम 5 साल का जो अनुभव होना चाहिए प्रशासक का। तो वो स्थिति क्या होती है, कुछ होते भी हैं तो इंटर कॉलेज बहुत ज्यादा मात्रा में है तो आधे भी प्रधानाचार्य नहीं बन पाते हैं, और ऊपर से क्या है कि प्रमोशन नहीं हो रहे प्रधानाध्यापक में भी। तो हमारे जो शिक्षक संगठन है उत्तराखंड के बार बार मांग करते रहते हैं, और उसमें भी एक स्थिति में आपको बता दूं, हमारे शिक्षक समाज भी उस चीज को जानते हैं कि प्रमोशन की स्थिति कब आती है, जब 57-58 साल का, 55 साल का, 59 साल में कोई चल रहा है रिटायरमेंट के दौरान। तो अब क्या होता है उस समय कि प्रमोशन पहले तो होते ही नहीं, और हुए तो 6 महीने, 1 साल, 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और वो चीज, वो एक शक्ति भी नहीं रहती है, वो एक अंदर जुनून भी, जज्बा भी नहीं रहता है। तो कई लोग, क्योंकि शरीर भी एक समय के अनुसार ही चलता है, हमारे शरीर में ऊर्जा भी एक समय के अनुसार ही रहती है, तो क्या होता है कि प्रशासन भी अच्छी तरह नहीं हो पाता है। तो अभी हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं वर्तमान में, डॉक्टर धन सिंह रावत जी, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं शिक्षा विभाग में, शिक्षा जगत में, और उनने अभी नई सरकार बनते हुए एक घोषणा भी की थी कि हम 50% पदों को, प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक के पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी चयनित कर करके भेजेंगे। जैसे पहले आपको जानकारी होगी, पहले पीएसए का एग्जाम होता था, प्रांतीय शैक्षिक परीक्षा होती थी, तो उसके तहत अभी जो वर्तमान में हमारे उच्च अधिकारी हैं वो सब उसी पीएस परीक्षा के तहत है। तो इस परीक्षा के लिए भी प्रावधान की उन्होंने बात कही है, लेकिन अभी तक उत्तराखंड में यह शुरू तो नहीं हो चुका है। हमें आशा है कि जल्दी ही शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और विद्यालय के प्रशासन को बढ़ाने के लिए जल्द ही ये प्रक्रिया शुरू होगी। और इसमें जैसे कि आपको बताऊं, ये विभागीय परीक्षा होती है। इसमें जो आईटी में
और प्रवक्ता में कार्यरत शिक्षक हैं, जी उन्हीं को इसमें अवसर दिया जाता है। उनको कुछ अनुभव भी मांगा जाता है और अनुभव के आधार पर वो शैक्षिक अध्यापन भी अच्छी तरह कर सकते हैं और साथ में प्रशासन भी अच्छी तरह कर सकते हैं। अब जैसे कि आपका एक अगला प्रश्न था कि भाई प्रधानाचार्य कैसा होना चाहिए, क्वालिटीज ऑफ स्कूल प्रिंसिपल है, जी तो गुण कैसे होने चाहिए, ये आपका शायद प्रश्न था, आप जानना चाह रहे थे। जी तो अब एक जो प्रभारी प्रधानाचार्य होता है वो तो शिक्षक भी होता है। जब एक पूर्ण प्रशासक आ जाता है विद्यालय को, प्रधानाचार्य मिल जाता है, तो उसके कई गुण होते हैं। जी जी जैसे उसको एक प्रतिभावान, व्यक्तित्व और चरित्रवान होना चाहिए, जी अर्थात अपने कर्मनिष्ठता, जी कर्तव्य कुशलता। जी चरित्र का मतलब यहाँ इसी से है जी कि वो एक पंक्चुअल हो, एक समयनिष्ठ हो जी। और साथ में उसका जो व्यक्तित्व हो उच्च मतलब स्तर। आपका कहने का मतलब ये है कि जो प्रधानाचार्य चाहे प्रभारी हों, हाँ चाहे जो नियमित हों, जी, सब में ये गुण होने होने चाहिए। चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, जी जी बिल्कुल क्या बिल्कुल मतलब आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाहे प्रभारी हो, प्रधानाचार्य तो प्रधानाचार्य है। जी विद्यालय का पूरा उत्तरदायित्व प्रभारी प्रधानाचार्य के पास भी होता जी है। जी वो शिक्षकों की सीआर लिखता है, जी सभी कुछ हमारी जो रिपोर्ट्स बनती है वो सारा वो ही करता है। जी तो चाहे प्रभारी हो चाहे पूर्णकालिक हो, उसको उत्तम चरित्रवान, व्यक्तित्व संपन्न तो होना ही है। जी जी और दूसरा गुण जब हम बात करें तो एक प्रशासक को नेतृत्व प्रदान करने की भी क्षमता होनी चाहिए। जी जी जैसे कि उसके अंदर ग्रहणशीलता और भेदनशीलता और लोचशीलता, जी वो बड़ी अच्छी चीज है। ग्रहणशीलता अर्थात किसी शिक्षक के अंदर उसको लगता है कि इसके अंदर बहुत अच्छी एक गुण है, क्वालिटीज हैं बहुत अच्छी, तो उसको मुझे भी ग्रहण करना चाहिए। जी तो एक ग्रहणशीलता और भेदनशीलता, जब कोई विद्यालय स्तर पर कोई ऐसी कोई नई परेशानी आ गई है तो उस नई परेशानी को वो कैसे उसका शॉर्ट आउट करे, कैसे उसको समाप्त करे, कैसे उसका हल निकाले, जी तो ये भेदनशीलता गुण भी उसके अंदर होना चाहिए। और लोचशीलता, लोच का मतलब है हल्कापन, कहीं पे थोड़ा लचीलापन। जी तो कहीं कहीं पे ऐसी स्थिति आती है कि कुछ स्थितियों को देख कर करके लचीलापन भी दिखाना पड़ता है, जी क्योंकि एक जो शिक्षा विभाग में एक जो समुदाय होता है वो सभी प्रबुद्ध लोगों का समुदाय होता है। जी चाहे उस विद्यालय में कोई भी शिक्षक हो, सब पढ़े लिखे होते हैं, बहुत अच्छी उपाधि धारक होते हैं, जी बहुत अच्छे ज्ञानवान होते हैं, तो कहीं पे आपको लोचशीलता भी दिखानी पड़ती है। उसके बाद तीसरा जो बिंदु है, उसके अंदर मानसिक विशेषताएं भी होनी चाहिए, जैसे बुद्धि ज्ञान और परिज्ञान, दार्शनिक दृष्टिकोण। जी उसका बुद्धि का स्तर बहुत अच्छा होना चाहिए। जी 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 और बुद्धि का स्तर एक विषय का है वो, तो एक विषय तक सीमित न रहे, उसको थोड़ा थोड़ा हर विषय में होना चाहिए, कला में होना चाहिए, उसको संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी में होना चाहिए, उसको थोड़ा सा दार्शनिक ज्ञान भी होना चाहिए, थोड़ा हमारी भारतीय संस्कृति, कला संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए। यदि कोई भौतिक विज्ञान का शिक्षक है, रसायन विज्ञान का शिक्षक है, तो उसको सामाजिक विज्ञान भी आना चाहिए। सामाजिक विज्ञान का शिक्षक है तो उसको भौतिक विज्ञान के बारे में भी थोड़ा फंडामेंटल जानकारी होनी चाहिए। जी तो ये उसको एक मतलब जब दार्शनिक दृष्टिकोण होगा हम्म, तभी वो ये सब चीजों को जानकारी रखेगा। जी और अगला हम कहते हैं कि स्वतंत्र विचारक भी होना चाहिए। जी स्वतंत्र विचारक, विद्यालय का प्रशासक है वो, जी उसको संचालन करना है विद्यालय को, किस तरीके से वो किस परिस्थिति में रह रहा है, किस भौगोलिक परिस्थिति में रह रहा है, उस हिसाब से उसको स्वतंत्र विचारक के रूप में भी क्रियान्वयन करना चाहिए। जब हम आगे बात करते हैं तो सामाजिक एक उसका गुण होना चाहिए। उसको समुदाय जो सहभागिता, जब जन सहभागिता की बात करते हैं, जी अभिभावक, छात्र, हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, इनसे भी बहुत अच्छा मिलनसार वाला होना चाहिए। उसको कहीं कहीं पे कार्यक्रमों में प्रतिभाग करना चाहिए, सामुदायिक कार्यक्रमों में, कहीं शादी विवाह, कहीं पे जो याज्ञिक कार्यक्रम हो रहे हैं तो इन पे भी प्रतिभाग कर करके उसको कहीं कहीं अभिभावकों के साथ, छात्रों के साथ जुड़ने का अवसर, तो सामाजिक प्रवृत्ति का भी उसको होना चाहिए। और अगला एक गुण ऐसा भी है कि मानवीय संबंध स्थापित करने की भी योग्यता होना चाहिए। ये सामाजिकता के अंतर भी आता है। यदि विद्यालय में किसी बच्चे को अचानक कोई बीमार हो जा रहा है, चक्कर आ जा रहा है कोई, तो ये विद्यालय के प्रशासक का कार्य है कि उसको अभिभावक को बुला करके सीधे अस्पताल में भेज देना, यही नहीं है। उसका फर्स्ट एड कराया जाए, विद्यालय में प्राथमिक उपचार कराया जाए, उसको जो भी आपके पास दवाई इत्यादि है तो दवाई ने, मानवीय संबंध स्थापित करने की भी उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। और साथ में व्यावसायिक निपुणता एवं विद्वता भी होनी चाहिए। भाई आज वर्तमान में इस भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी स्किल्स की बात करते हैं, कौशल विकास की ओर की बात करते हैं, तो उसको व्यावसायिक निपुणता में भी आगे होना चाहिए कि भाई हम छात्रों को पढ़ा कर करके आगे कैसे हम उसको एक व्यावसायिक क्षेत्र में निपुण बना सकें। जी और साथ में उसके क्षेत्र में उसको ज्ञान भी होना चाहिए, विद्वता भी होनी चाहिए, जी किस क्षेत्र में जाकर के बच्चा क्या कर सकता है ये होना चाहिए। और साथ में एक बहुत अच्छा गुण है अध्यापकों को संगठित रखने की क्षमता। जी ये तो वास्तव में जी, जैसे कि आप भी मानते होंगे जी क्योंकि आप भी बिल्कुल विभिन्न स्कूलों में जाते हैं, जी 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 तो आप विचार लेते हैं हाँ शिक्षकों के,
तो एक प्रभारी साथ प्रधानाचार्य लेकर चलने की। जी एक प्रभारी प्रधानाचार्य को हो या पूर्णकालिक प्रधानाचार्य को हो, वो उसको एक शिक्षकों को संगठित करने की भी क्षमता होनी चाहिए। और संगठित कैसे होंगे? प्रत्येक शिक्षक के अंदर एक अलग अलग गुण होता है, अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। जी। तो एक प्रशासक को उस शिक्षक की क्वालिटी देखनी है। जी। जैसे कि मैं अपने छात्र जीवन में एक पंजिका का कोई कार्य करता था, रजिस्टर का, तो उस कार्य में मेरा मन नहीं लगता था। जी। और जैसे आप कहीं पे मेरे जैसे अभी वर्तमान में इंटरव्यू ले रहे हैं, ऐसे इंटरव्यू कहीं ले रहे हैं तो मैं बहुत अच्छा लगता है। जी। कहीं बच्चों को पढ़ाना है तो बहुत अच्छा लगता जी, है। जी। कहीं कोई नई नवाचार करनी है बहुत अच्छा लगता है। जी। तो इस प्रकार किसी का रजिस्टर में काम मन अच्छा लगता है, जी। किसी को परीक्षा से संबंधित कार्य करने में अच्छा लगता है, जी। किसी को मंच साज सजावट में अच्छा लगता है। जी। तो यानी हर शिक्षक के अंदर कुछ न कुछ क्वालिटी होती है, लेकिन विभिन्न विभिन्न जी। अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। जी। जैसे कहा है ना, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जैसे कि आपने भी सुनी होगी, ये जी। उक्ति सुनी होगी। जी, जी, बिल्कुल। हाँ, तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। तो इसी प्रकार से अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। तो एक प्रशासक को यह भी होना चाहिए कि वो विभिन्न जो शिक्षक हैं उनको समझ कर करके उनको संगठित रखे। जी। और साथ में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से प्रशासक जी, जी। मैं एक शब्द बोल रहा हूँ आपको। जी। आपका समाचार बहुत प्रसिद्ध है और लाखों लोग इसको सुनते हैं। जी। तो उसको एक मतलब लोकतांत्रिक विचारधारा पे जीना चाहिए। जी। ये नहीं कि जो पक्षपात वाली भावना, जी। किसी को आगे बढ़ाना, किसी को पीछे बढ़ाना, ये बहुत इस देवभूमि समाचार के माध्यम से जो भी प्रधानाचार्य बनने वाले होंगे, भविष्य में बनेंगे या बने हैं, तो वो भी सुनेंगे तो ध्यान रखेंगे कि उसको लोकतांत्रिक विचारधारा को मानने वाला होना चाहिए। जी। प्रत्येक शिक्षक को, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, बाबू, सबको एक साथ लेकर करके चलने की उसके अंदर होनी चाहिए। और साथ में एक मैं बहुत महत्वपूर्ण डॉक्टर बेलवाल जी बताऊंगा कि जो प्रशासक होता है उसको अध्यापकों के मध्य कार्य वितरण करने की भी क्षमता होनी चाहिए। जी। जी। वही जो कंप्यूटर नहीं जानता है जी। या कंप्यूटर में जिसका मन नहीं लगता है, जी। और एक स्पीकर, अच्छे स्पीकर को आपने कंप्यूटर में लगा दिया, कंप्यूटर वाले को स्पीकर बना दिया, जी। जी। मंच संचालक बना दिया, जी। तो आपके दोनों कार्य अच्छी तरह नहीं हो पाएंगे। जी। कंप्यूटर में जो रुचि रखता है उसको कंप्यूटर सिखाने के लिए, जो स्पीकर है अच्छा उसको स्पीच में भाग दिलवाइए, जी, बिल्कुल। यानी मंच संचालन या कोई भी कार्य हो। जी। तो इसी प्रकार से एक प्रधानाचार्य ऑल इन ऑल होता है विद्यालय का, जी। सब कुछ होता है। एक विषय पढ़ाने से मतलब नहीं है, एक हस्ताक्षर करने से मतलब नहीं है, उसको विद्यालय की भौतिक सुख साधनों का संरक्षण करना, भौतिक सुख साधनों को, संसाधनों को बढ़ाना, उसको छात्र कहाँ पे अनुशासनहीनता कर रहे हैं उसका ध्यान देना, शिक्षक कहीं कालांश में वादन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं इसकी व्यवस्था करना, या उनको भेजना, उनको बताना, उसका व्यवहार अच्छा हो सकता है। जी। ये नहीं कि क्योंकि सब इक्विवेलेंट होते हैं, समकक्ष होते हैं, जी। ये नहीं कि व्यवहार में शब्दों में हमारी मर्यादा बनी रहनी चाहिए। तो लेकिन पूरी व्यवस्था, भाई कहाँ पे लाइट खराब हो रही है, कहाँ पे फर्नीचर टूट रहा है, बच्चे समय पे स्कूल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, शिक्षक समय पे स्कूल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, विद्यालय बंद किस समय हो रहा है, कहीं समय से पहले तो नहीं हो जा रहा है, या जो कार्यालय जो डाका आती हैं विभाग से उनका समय बद्ध तरीके से प्रेषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें। और मैंने जैसे बताया कि सामाजिक सहभागिता तो उसको करनी ही है। तो ये एक मैंने एक शब्द बोला आपको, दार्शनिक दृष्टिकोण। यदि हमारा दार्शनिक दृष्टिकोण रहेगा तो ये सारी चीजें अपने आप ही संपन्न हो जाएंगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हर पक्ष को और हर बिंदु में विस्तार से बताया। लेकिन थोड़ी सी मेरी एक शंका है जोशी जी। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपने कहा 50% पद वहां से भरे जाने चाहिए, क्या ऐसा तो नहीं कि इसमें जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है ऐसे अध्यापकों को नाराजगी हो जिसके कारण ये काम रुका हो? जी जी जी, शायद ऐसा तो नहीं है इसमें। जी जी जी। और होता भी यही है कि कभी कभी जो इंतजार कर रहा है कई सालों से कि मैं एक दिन प्रधानाचार्य बनूंगा, और वो सोचता है, तो अध्यापक सोचते हैं ऐसे कि भाई अगर सीधी भर्ती हो गई तो उनका जो है और भी क्रम, उनका नंबर पीछे हो जाएगा। इस बारे में आप थोड़ा सा आपकी राय जानना चाहूंगा। इसमें मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, बिल्कुल नाराजगी होगी, क्योंकि हर व्यक्ति की एक मानवीय इच्छा होती है। जैसा कि एक चीज मैं बताता हूँ प्रामाणिक रूप से, यदि विभागीय परीक्षा होती है तो क्या जितने एलटी प्रवक्ता शिक्षक कार्यरत हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर, क्या ये सारे प्रधानाचार्य बन जाएंगे, प्रधानाध्यापक बन जाएंगे? ये संभव ही नहीं, संभव ही नहीं है। उसी प्रकार से जो हमारे वरिष्ठ शिक्षक हैं उत्तराखंड में कार्यरत, जो 55 साल में, 56 साल में, 50 साल में चल रहे हैं, यदि उनको ऐसा लगता है कि ये हमारा अहित हो जाएगा,
तो सबसे पहले तो ये सोच लेना है कि सब उनमें से भी प्रधानाचार्य नहीं बनने हैं। जी क्योंकि उत्तराखंड में माध्यमिक शिक्षा विभाग में ही बात करें तो शायद 40,000 से ऊपर शिक्षक होंगे, जी 40-45,000 से। जी तो अब उसमें से मान लीजिए 10,000 लोग अभी 40-50 वर्ष से ऊपर के हो रखे हैं, जी। तो क्या वो सारे 10,000 प्रिंसिपल्स बन जाएंगे? ये तो संभव नहीं है। जी तो प्रथम तो ये है। जी दूसरा हम बात करें तो हमें, जैसे कि आपने देवभूमि समाचार के माध्यम से पूछा कि जी। शैक्षिक गुणवत्ता कैसे बढ़नी, जी हमें व्यक्तिगत हित यहाँ पे नहीं देखना है। जी जैसे आपको जानकारी होगी यूपीएससी के तहत, संघ लोक सेवा आयोग के तहत जी पूरे एनसीआर में प्रधानाचार्यों की भर्ती सीधी भर्ती के माध्यम से होती है, जी जानकारी होगी आपको। जी अभी अभी फॉर्म निकले थे कुछ समय जी, पहले। हाँ उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, झारखंड में, इवन आपके हिमाचल में, जी कई प्रदेशों में, और स्वयं दिल्ली जो संघ शासित प्रदेश है, जी इनमें सभी जगह जी। कुछ प्रधानाचार्य प्रमोशन से भी नियुक्त होते हैं और अधिकतर प्रधानाचार्य सीधी भर्ती के माध्यम से आते हैं। जी उससे क्या होता है, विद्यालय के संचालन में भाई जो प्रशासक की क्वालिटी होती है वो सबके पास नहीं होती है, जी जी वो कुछ ही लोगों के पास होती है। जी, जी। लेकिन जब पदोन्नति प्रक्रिया होती है, मेरे को इस शब्द को थोड़ा सा अन्यथा न लें, तो पदोन्नति प्रक्रिया में हर व्यक्ति आ जाता है, मतलब यानी जो उस क्रम में है, हर व्यक्ति तो नहीं, जो उस क्रम में है। जी तो जरूरी नहीं है कि उस प्रत्येक व्यक्ति पे, जो आपने अभी क्षमताएं बताई जी जी, जो क्षमताएं बताई मैंने अभी, जी वो क्षमताएं सबके पास नहीं होती हैं। जी तो विभाग ये देखा सकता है भाई, विभाग में जो एलटी प्रवक्ता कार्यरत है उनके अंदर किसके अंदर ऐसी क्षमता है जो विद्यालय का संचालन कर सकता है। केंद्रीय विद्यालय में जैसे आपको जानकारी होगी जी कि ऐसे डायरेक्ट माध्यम से नियुक्त होते हैं, नवोदय विद्यालय में डायरेक्ट माध्यम से होते हैं, और देखते हैं वहां का प्रधानाचार्य का एक हुलिया भी बड़ा जबरदस्त तो होता है। जी। आपने भी देखा होगा, अपने समाचार के माध्यम से आप कई प्रधानाचार्यों के से मिले भी होंगे। जी जी बिल्कुल। तो इसलिए हमें क्वालिटी एजुकेशन की बात करनी। जी। तो क्वालिटी एजुकेशन में एक अच्छा प्रशासक प्रधानाचार्य हो, उसका चयन का माध्यम कुछ भी हो, जी वो सरकार को निर्धारण करना है और वो नीति निर्माताओं को निर्धारण करना है। लेकिन हमें अपने बच्चों को, ये जो आने वाली जो पीढ़ी है, उसको अच्छी क्वालिटी की हम क्वालिटी एजुकेशन हमने उपलब्ध करानी है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। जी तो उसमें कहीं न कहीं एक अच्छा प्रधानाचार्य जी जो विद्वान हो, जो अच्छा प्रशासक हो, एक अच्छा शिक्षक, एक विद्यालय के सुख संपन्नता, सुख संचालन, ये सब चीज अपेक्षित है। जी तो इसलिए ये कोई गलत अवधारणा नहीं है सरकार की, बहुत अच्छी अवधारणा है। कुछ यहाँ से बने जी अच्छे लोग और कुछ वहां से बने, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और साथ में मैं पुनः अपने वरिष्ठ जो उत्तराखंड के शिक्षक हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि इसमें पदोन्नति प्रक्रिया में भी सब लोग प्रधानाचार्य नहीं बन पाते हैं, वही 10%, 15% प्रधानाचार्य बनते हैं। और साथ में हम ये भी देखें कि कई विभागों में जब पदोन्नति की बात आती है तो कई विभागों में एक ही पद से सेवानिवृत्त होकर के आ जाते हैं। जी, जी। विशेष रूप से सेना में, जैसे आपको जानकारी होगी, जी 18 साल बॉर्डर में काम कर करके सैनिक घर आ जाता है जी। बिना किसी पद लाभ लिए हुए। जी तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमको एक हमारे उत्तराखंड के या भारत के भी वर्तमान में शिक्षकों का एक बहुत अच्छा सम्मान है और बहुत अच्छा वेतन इत्यादि जो भी सुख सुविधाएं सब मिल रही। जी तो यदि छात्रों के हित में, शिक्षा के हित में कुछ व्यक्तिगत हमारे हित प्रभावित भी हो रहे हैं, तो हमें उसको स्वीकारना चाहिए और इसको मानना चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि तभी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी देखते हैं कि हमारे पहाड़ों के, उत्तराखंड के पहाड़ पर्वतीय क्षेत्रों के जो ब्लॉक हैं, जनपद हैं, लगभग अधिकतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य विहीन चल रहे हैं। तो उससे कहीं की शिक्षा में गुणवत्ता में फर्क तो पड़ ही रहा है। जी तो इसलिए विचारणीय विषय है महोदय। जी जी हाँ जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हर विषय पर हर प्रश्न का उत्तर बड़ी बेबाकी से और बड़े ही अनुभव जन्य ज्ञान से अपने दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। जी डॉक्टर बेलवाल जी, आपने देवभूमि समाचार के माध्यम से मुझे इस साक्षात्कार के लिए यहाँ पे बुलाया। मैं देवभूमि समाचार का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और हमारी कैमरा पर्सन अनसुईया पिंकी जोशी का भी हम हार्दिक आभार करते हैं। तो धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर बेलवाल जी। धन्यवाद। मैं देवभूमि समाचार में पिंकी अनुसुईया जोशी, कैमरा पर्सन के साथ कमल बेलवाल। नमस्कार, धन्यवाद।